क्लास 11 फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर का हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर के 2 पार्ट करके सेकंड पार्ट में हमने कुछ न्यूमेरिकल भी किया है। उसमें फर्स्ट चैप्टर आपका यूनिट एंड डायमेंशंस रिलेटेड था। उसके पहले तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हमने एक्सप्लेन किया है यूज़ ऑफ डायमेंशंस, और उससे कुछ फार्मूले भी डिराइव करे हैं, डायमेंशंस की यूज किया है और सिग्निफिकेंट फिगर्स को एक्सप्लेन किया है, और कुछ क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया है, जो कि एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसमें कुछ सॉल्व किया है। आप लोगों को अगर ज़रूरत हो तो कमेंट करिएगा। व्हाट्सएप का लिंक दिया है, उसमें भी आप हमसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। कोई इसमें फीस नहीं है कभी भी, तो इसमें आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आज के वीडियो में हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को आपने क्लास 9th 10th में कुछ स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, लेकिन उसको हम इग्नोर कर रहे हैं कि आपने जो भी पढ़ा वो भूल गए हैं जब भी। तो हम बेसिक से ही इसको स्टडी कराएंगे आपको, और बेसिक से लेकर के एडवांस तक, है ना, कि इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आप लोग खुद ही सॉल्व कर पाओ, और हम कुछ इसके न्यूमेरिकल भी कराएंगे। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो पूरा न्यूमेरिकल का सोल्यूशन का हम एक वीडियो भी डेडिकेटेड अपलोड कर देंगे। ओके, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसको बोलते हैं लीनियर मोशन, और जब वही कोई ऑब्जेक्ट एक कर्व को पाथ करते हुए करे तो उसको लीनियर मोशन नहीं बनेंगे, यानी कि नॉन लीनियर। सर्किल में कर रहा हो तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। और उसके बाद आता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने एक रूल को फॉलो करते हुए स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि रूल क्या हो सकता है, अगर कांस्टेंट स्पीड से वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना, उसका जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है लेकिन उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तो वो भी हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। और साथ में अगर उसकी स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है तो उसको वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक्सेलरेट कर रही है बॉडी मूव, एक वेलोसिटी को अटेन करने के बाद अगर ब्रेक अप्लाई कर रहा है ना ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है और आखिरी में आके जीरो हो जाती है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा या डिसएक्सेलरेशन वो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर लीनियर मोशन है, इस चैप्टर में स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, यानी कि लीनियर मोशन की ही बात करेंगे हम। चैप्टर 3 में है आपका मोशन इन अ प्लेन, तो यहाँ पर सिर्फ लीनियर मोशन की बात हो रही है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है तो उसमें दो ग्राफ बनता है, बेसिकली 2 ग्राफ बनाते हैं हम लोग। एक होता है पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ और दूसरा होता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। इसको आप ध्यान से समझिएगा, मैं क्लास 9th से लेकर चल रहा हूँ आगे। ठीक है, बेसिक आपका तैयार करते हुए, जिससे आपका जो भी कठिन से कठिन क्वेश्चन हो या आसान से आसान, ठीक है, आपको बोर्ड में आसान भी क्वेश्चन आते हैं, कठिन भी आते हैं। जेई में अगर बात करें तो आपका बहुत ही 9th का भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए सब कुछ एकदम केयरफुली पढ़िएगा। अब यहाँ पर अगर पोजीशन टाइम की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में जब मूव कर रहा होता है तो टाइम टू टाइम उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है वो हम यहाँ पर मार्क करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब टाइम 0 था तो उसकी पोजीशन भी 0 थी। हो सकता है पोजीशन 0 ना हो, किसी दूसरी पोजीशन पर हो, तो ये ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है या क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, जैसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल का दिया हो। तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है ना। पोजीशन ओरिजिन के अपसाइड है, यानी कि ओरिजिन, जैसे मान लो ओरिजिन आप किसी हाउस को बोल दिया जा रहा है, तो और बस स्टार्ट कर रही है हाउस से 200 मीटर आगे, और जो बस को जो चेस कर रहा है वो हाउस के 200 मीटर पीछे से चेस कर रहा है, तब वहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। 2 ऑब्जेक्ट के ग्राफ अगर ड्रा करना होगा तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव ड्रा करना होगा। आपका हाउस ओरिजिन हो जाएगा, और अगर जो फॉरवर्ड में है, आगे बस खड़ी है, तो वहाँ पर 200 मीटर आगे ओरिजिन करेंगे t=0 पर, और जो चेजिंग कार है उसको पीछे की तरफ करेंगे हम। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक आइडिया बताया बस। तो जो ग्राफ बनेगा उसको बोलते हैं पोजीशन वर्सेस टाइम। हमेशा वाई एक्सिस में पोजीशन करते हैं
और टाइम को एक्स एक्सिस में डिनोट करते हैं। उसकी जो स्केलिंग है वो इस तरह से करते हैं कि जिससे हमारे ग्राफ में वो पूरा पूरा बन जाए। आप लोग मैथमेटिक्स किए होंगे, ये स्केलिंग करना आता होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जैसे कि मान लीजिए ये है, कोई भी ग्राफ बना दे रहे हैं, ये है। अब यहाँ पर ये ग्राफ हमको बता रहा है कि जो इसकी जो डायरेक्शन दे रहा है, स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है। ये पाथ कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। तो यानी कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी को शो कर रहा है। ये थ्रू आउट द पाथ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इसी को कांस्टेंट स्पीड भी बोलेंगे। यहाँ पर दोनों सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। जब स्ट्रेट लाइन पाथ है, वो डायरेक्शन चेंज कर ही नहीं रहा है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा यहाँ पर। और ये जो स्लोप है, स्लोप ये क्या एंगल बना रहा है, टाइम एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा, इसको बोलते हैं स्लोप। और जो स्लोप है वो हमको दिखाता है इसका, यहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसकी वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पर कि उसकी वेलोसिटी है क्या। तो ये स्लोप है यानी कि tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये पोजीशन क्या है इसकी मान लीजिए है हमारा y0 है ना, y0 पोजीशन पर है, और यहाँ पर क्या है t0 पर है। t0 टाइम पर इसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है, y0 है। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा y0 अपॉन t0, और y0 हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट विद इन टाइम t0, यानी कि इसको हम अगर हम बोल रहे हैं s बोल दें अपॉन t बोल देते हैं, t0 s0 अपॉन t0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी। ये शो करता है वेलोसिटी का ग्राफ। अब अगर दूसरा ग्राफ हम बना दें इसी तरह से, ये है, ये ऑब्जेक्ट ए का है, ये ऑब्जेक्ट बी का है। तो इसका ग्राफ अगर थीटा ए है, इसका क्या हो जाएगा, थीटा बी हो जाएगा, ठीक है। हमेशा एंगल एंटी क्लॉकवाइज ही शो करने की आदत डालिए आप लोग, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करने से ये पॉजिटिव क्रिएट मैथमेटिक्स जब जाओगे तो उसमें ज़्यादा सही रहेगा। तो ये थीटा बी होगा। ये स्लोप दोनों का डिफरेंट है अब यहाँ पर। तो अब यहाँ से ये पता चल रहा हो कि tan थीटा ए का हो गया, अब tan थीटा बी, तो किसका स्लोप ज़्यादा है? सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट ए का जो ग्राफ है उसका स्लोप ज़्यादा है, तो यानी कि ये वी ए हो जाएगा। इसी तरह से वी बी भी निकाल लेंगे tan थीटा बी से। तो यहाँ से ग्राफ देख करके हम ये तुरंत आइडिया निकाल लेंगे कि वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी। मतलब पोजीशन टाइम के ग्राफ में जिस ऑब्जेक्ट का ग्राफ का स्लोप ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। अब और बता दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा यहाँ से चल रहा है, ये ग्राफ हमने बताया, इसकी स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ से है ना। जब टाइम t कुछ 0 था, उसकी स्टार्टिंग पोजीशन कुछ सर्टेन पोजीशन पर है। अब इसका ग्राफ, इसका वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो जिस भी पॉइंट पर, जहाँ भी आपको निकालना, जिस ग्राफ के जिस पॉइंट पर निकालना, उस पॉइंट पर टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे। तो ये जो हमारा स्लोप होगा, ये स्लोप बताएगा, स्लोप मतलब tan थीटा, ठीक है। स्लोप बताएगा उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, और जिसका स्लोप ज़्यादा रहेगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी। इसी तरह से एक कंडीशन है, जैसे कि मान लीजिए ये है, स्ट्रेट लाइन क्या बना दिया हमने ये। अब इसमें एंगल स्लोप क्या हो रहा है, 0 डिग्री बना रहा है, तो tan 0 डिग्री हो जाएगा। तो tan 0 का मतलब स्लोप हमारा 0 हो गया, स्लोप 0। तो यानी कि क्या बताता है ये, वेलोसिटी क्या हुई हमारी, 0 हो गई। क्यों 0 हो गई? देखिए, एवरी टाइम में उसका पोजीशन वहीं का वहीं बना हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है। और थीटा अगर ऑब्ट्यूज है तो tan थीटा लेस देन 0, तो यानी कि वेलोसिटी हमारी क्या है, निगेटिव है, वेलोसिटी निगेटिव। इसका क्या मतलब है, निगेटिव का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे टाइम, देखिए टाइम अगर मान लीजिए 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड में पोजीशन यहाँ पर है और 2 सेकेंड हुआ, तो पोजीशन क्या हो रहा है, घट रहा है, पोजीशन घट रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है v, और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा। तो अगर स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स नेगेटिव डायरेक्शन रहेगी, डिक्रीजिंग है, ये पोजीशन डिक्रीज करेगा टाइम के साथ। और जबकि जो अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो स्लोप उसका एक्यूट एंगल बनेगा, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि ये है, एक और ग्राफ बना दिया, इसी को आगे बढ़ा दिया, मान लीजिए यही ग्राफ है, आगे बढ़ गया। अब यहाँ पर वेलोसिटी निगेटिव था ही है, लेकिन यहाँ पर क्या गया, जब टाइम बढ़ा, कुछ टाइम किसी टाइम इंस्टेंट पर उसकी पोजीशन क्या हो गई, 0 हो गई।
मतलब रिवर्स डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन यहाँ पर आते आते क्या हो गया, वो पोजीशन उसकी 0 हो गई। अब पोजीशन भी नेगेटिव जाएगा यहाँ पर। इसको ऐसे समझिए जैसे कि ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, ये हमारा हाउस है, यहाँ से ऑब्जेक्ट गया, अब उसके बाद उसकी वेलोसिटी को रिवर्स कर दिया गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इधर आएगा, लेकिन इसकी पोजीशन क्या है, मान लीजिए यहाँ पर 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। अब ये डिस्टेंस रिड्यूस होता जाएगा, घटता जाएगा, ½ किलोमीटर, फिर यहाँ पर आते थे 0 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ पर। फिर लेकिन डायरेक्शन अगर यही बना हुआ है तो अब किधर जाएगा, इधर, बैकवर्ड डायरेक्शन, तो इसको नेगेटिव शो करेंगे यहाँ पर, तो वही यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। अब इस कंडीशन देखते हैं पोजीशन टाइम के ग्राफ में ही। हमने पॉजिटिव वेलोसिटी देख लिया, नेगेटिव वेलोसिटी देख लिया और 0 वेलोसिटी देख लिया, ठीक है। अब आते हैं, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है लगातार, ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ रहा है विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, हर टाइम में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तब कैसा ग्राफ बनेगा, मतलब ग्राफ देख करके हम जज कर पाएंगे कि उसमें वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। पहली बात तो क्लियर है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा और कोई न कोई वो एंगल बनाएगा। अगर आप एक्यूट एंगल बना रहा है तो वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगी, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है टाइम के साथ तो नेगेटिव रहेगी, और अगर 0 डिग्री बना रहे हैं, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो वेलोसिटी 0 रहेगी और ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन पे मेंटेन रहेगा। अब दूसरा कंडीशन ये है कि अगर वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, उसका ग्राफ बनेगा इस तरह से बनेगा, देखिए, या ऐसा बनेगा या इस तरह से बनेगा, इन दोनों में से कोई ना कोई ये ग्राफ बनेगा। अब इसको ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पर ग्राफ लगातार चेंज हो रहा है, उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही, क्योंकि हमने बताया था कि वेलोसिटी क्या होती है, स्लोप बताता है। अब यहाँ पर स्लोप बात करें, अगर इस कंडीशन में बात करें, स्लोप देखिए, इस पॉइंट की बात करें तो स्लोप क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे, किसी भी जो कर्व का पाथ है किसी पॉइंट में उसका टेंजेंट ड्रा करेंगे। अब इस टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वो हमारी स्लोप बताएगा, और ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी इस टाइम इंस्टेंट पर, है ना, v1। फिर यहाँ पर अगर निकालेंगे तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करिए तो यहाँ पर v2 आ जाएगी इस टाइम इंस्टेंट पर। टाइम ये t1 हो गया और टाइम ये t2 हो गया। t1 टाइम पर v1 था, t2 टाइम पर v2 था। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा v3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। अब बढ़ कैसे रही है, ये देखिए, यहाँ पर स्लोप देखते जाइए, टाइम एक्सिस के साथ स्लोप देखिए, स्लोप इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टाइम एक्सिस के साथ लगातार स्लोप इंक्रीज कर रहा है। तो ये वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग है, यानी कि v1 से ग्रेटर होगा v2, v2 से ग्रेटर होगा v3, ठीक है। इसी तरह से अगर ये इस वाले ग्राफ में जाएं, यहाँ देखिए वेलोसिटी ये है, फिर इसके बाद वेलोसिटी ऐसे जाएगी, फिर यहाँ पर ऐसे जाएगी। अब इसमें देखिए ग्राफ स्लोप देखिए, इसकी स्लोप देखिए क्या डिक्रीजिंग है। तो वेलोसिटी इस केस में क्या हो रहा है, अगर v1 v2 यहाँ पर कर रहे हैं v1 डैश कर दे रहे हैं, v2 डैश कर दे रहे हैं और v3 डैश कर रहे हैं। इस केस में क्या हो रहा है, दूसरे वाले केस में v1 डैश से ग्रेटर है, v2 डैश से v1 डैश ग्रेटर है, फिर ये है, और सबसे लीस्ट कौन सा, v3 डैश है, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। तो अगर ग्राफ देखिए इस तरह का शेप हो, यानी कॉनकेव अपवर्ड, ग्राफ हमारा इस तरह का बना है, टाइम एक्सिस नीचे और पोजीशन ऊपर, तब की बात करें कॉनकेव अपवर्ड है, तो ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन के लिए बात है, ठीक है। अब अगर कॉनकेव डाउनवर्ड है तो ये नेगेटिव एक्सीलरेशन की, ये आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है कहाँ से, पोजीशन टाइम के ग्राफ से मिल रही है। अब आते हैं हम इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे अगर हम, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है हमारा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। टाइम को हम एक्स एक्सिस में दिखाएंगे और वेलोसिटी को वाई एक्सिस में दिखाएंगे। अब यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बनेगा, ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है यहाँ पर। अब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो स्लोप बता रहा है, ये स्लोप वेलोसिटी नहीं दिखाएगा यहाँ पर, ये स्लोप यहाँ पे दिखाएगा एक्सेलरेशन दिखाएगा, है ना, dv/dt दिखाएगा यहाँ पर। जैसे वहाँ पर वेलोसिटी दिखाता था ds/dt, यानी dx/dt कर दें या ds/dt कर दें तो उस तरह दिखाएगा। इसको आगे भी अभी और एक्सप्लेन करेंगे हम। तो यहाँ पर जो स्लोप होगा किसमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वो स्लोप बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। और यहाँ पर अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये डिनोट करेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये बताएगा।
पोजीशन टाइम में कांस्टेंट वेलोसिटी बताता था। ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट वेलोसिटी की ग्राफ है, सब कांस्टेंट वेलोसिटी। और यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ये कांस्टेंट जब एक्सेलरेशन हो गया तो वेलोसिटी देखिए टाइम t1 पर वेलोसिटी कुछ है, टाइम t2 पर वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है। और अगर ग्राफ एक्यूट एंगल बना रहा है, स्लोप उसका क्या है, टाइम एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल है, थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, तो ये हमारा होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन बनेगा। इसी तरह से अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ जो है इस तरह बना रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में, उसका जो स्लोप है वो निगेटिव डायरेक्शन, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमेशा स्लोप लेंगे हम। ये नहीं कि आप कहोगे कि यहाँ पर एंगल एक्यूट दिखा रहा है, ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो बनेगा स्लोप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देख रहे हैं, इसीलिए हम एंगल की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, इसी को पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये θ1 हो गया, ये θ2। अब θ2 की वैल्यू जो है 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो यानी कि ये बताएगा आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ भी है, लेकिन वो निगेटिव एक्सेलरेशन है यहाँ पर। तो वेलोसिटी देखिए यहाँ पर वेलोसिटी कुछ है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, और इस टाइम इंस्टेंट पर वेलोसिटी हो गई 0। अब आगे बढ़ रहे हैं तो वेलोसिटी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी निगेटिव होती जा रही है, निगेटिव होती वेलोसिटी रिवर्स डायरेक्शन में हो गई यहाँ पर। क्लियर। अब अगर इसी में अगर मान लीजिए बना दे ग्राफ हम पैरेलल टू टाइम एक्सिस, अब ये कैसा है, अब इसमें देखिए स्लोप क्या हो गया, स्लोप हमारा 0 हो गया, tan 0 हो गया, तो यानी कि ये हमारा एक्सेलरेशन इसमें क्या होगा 0, इस केस के लिए एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 हो गया। 0 एक्सेलरेशन का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, 0 एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। जबकि पोजीशन टाइम में अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो वो कांस्टेंट पोजीशन पर आ गया, वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, उसकी वेलोसिटी हो गई 0। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट वेलोसिटी दिखा रहा है, एक्सेलरेशन 0 की बात कर रहा है। और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पर किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं फ्रॉम दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसे कि मान लिया हमको निकालना है ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हुआ ओरिजिन से लेकर के टाइम t तक, है ना, तो कितना वो डिस्प्लेस हुआ, तो जो एरिया है कवर्ड बाय द ग्राफ एबव दी टाइम एक्सिस से लेकर ग्राफ तक का जिस टाइम के निकालना है उतने टाइम में जितना एरिया होगा दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब मान लो कि हम पूछ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ए है, मान लो ये ऑब्जेक्ट ए है, हाँ, और इसको हमको निकालना डिस्प्लेसमेंट टाइम t1 से लेकर के टाइम t2 तक, यही डिस्प्लेस निकालना है। तो क्या करेंगे हम, t1 परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑब्जेक्ट जो ग्राफ है, और t2 से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। अब ये जो इसके बीच की जो एरिया आएगा t1 t2 और ये दो पॉइंट के बीच जो होगा एरिया, वो हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टाइम t1 से लेकर के टाइम t2 तक। तो डिस्प्लेसमेंट का इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, एक्सेलरेशन की बात मिल जाएगी, और साथ में ये भी मिल जाएगा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि एक्सेलरेशन निगेटिव है, और साथ में वेलोसिटी की डायरेक्शन भी पता चल जाएगी, पॉजिटिव है कि निगेटिव में है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ ग्राफ से पता चल रही है। ओके, अब इसको हम, अब देखिए ये हमारा पोजीशन टाइम का ग्राफ है, एक्स पोजीशन हो गया और टाइम एक्सिस में, एक्स एक्सिस में टाइम है। तो ये ग्राफ है हमारा, ये कर्व का पाथ है, यहाँ पर कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ये पोजीशन टाइम का है, यानी कि डी। अब देखिए, अब अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है ना, इस पॉइंट में स्लोप इस तरह से रहेगा, फिर आगे बढ़ता जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, फिर इस तरह से हो रहा है इंक्रीजिंग, हमने बताया था ना कॉनकेव अपवर्ड है, तो यानी कि ये हमारा जिसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है यहाँ पर, तो इसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। लेकिन इस केस में हम वेलोसिटी को हम अगर किसी इंस्टेंट में निकालना चाह रहे हैं, जैसे मान लो हम टाइम t पर पूछना चाह रहे हैं कि कितनी वेलोसिटी है, तो हम कैसे निकाल पाएंगे। तो इसके लिए जो फार्मूला आता है, आप लोग पता है कि वेलोसिटी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि पढ़ा आपने s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, ये आपने पढ़ रखा है 9th में। अब इसी को हम डिफाइन करेंगे, s2 माइनस s1 को हम और भी स्मॉल ले आते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, ये हमारा t1 होगा, ये t2 हो गया, तो यहाँ पर
ये हमारा S1 हो गया, ये S2 हो गया। इसको और भी पास लाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा डेल्टा S अपान डेल्टा T हो गया। या इसको और भी नज़दीक ले आएँ, इस यहाँ पर ले आएँ, क्योंकि हमको ठीक इसी टाइम इंस्टेंट पे निकालना है वेलोसिटी। और ये तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा गैप है ना T1 से T2 में। अब ये जो गैप है T1 T2 के बीच में, इसको और भी हमको इस्तेमाल करना है, तो डेल्टा T कर दिया। तो डेल्टा T से भी हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं निकल पा रही है, तो और भी यहाँ मैथमेटिक्स लगाएंगे, कैलकुलस है। तो यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो डेफिनेशन आती है, दैट विल बी डिफाइंड एज लिमिट। यहाँ लिमिट कैलकुलस का टर्म यूज हो रहा है, तो यहाँ पर लिमिट, अब इसको आगे करते हैं डेल्टा S है, तो यहाँ पर करेंगे डेल्टा T टेंड्स टू 0। जो हमारा टाइम में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को इतना रिड्यूस कर दे रहे हैं कि दिस डिफरेंस टेंडिंग टू 0। उस केस में डेल्टा S अपान डेल्टा T जो होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब हम किसी भी टाइम इंस्टेंट में अगर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो हमको ये फार्मूला यूज होगा। अब ये है क्या, हम निकालेंगे कैसे, इतना छोटा ड्यूरेशन टाइम कहाँ से लाएंगे, कैसे मान लेंगे। और डेल्टा T टेंड्स टू 0, अभी तो कुछ भी हो सकता है, 0.00003 मिली सेकेंड कर दें, माइक्रो सेकेंड कर दें, तो ये मेजरेबल नहीं है फिजिकली। तो इसके लिए क्या करें, इसको मैथमेटिक्स में, कैलकुलस में इसको अडॉप्ट किया गया ऐसे कि दिस टर्म इज रिटन एज ds अपान dt, या यहाँ पर इसकी बात करें dx अपान dt, यानी पोजीशन में वर्सेस टाइम के लिए dx अपान dt कहते हैं। इसी को dx अपान dt बोल देते हैं, या ds अपान dt। अगर डेल्टा x होगा तो dx अपान dt हो जाएगा। लिमिट यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं। ये है क्या, डेरिवेटिव ये ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये डेरिवेटिव है, x का डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर x को फंक्शन के फॉर्म में दिखा दिया, इस ग्राफ को दिखा दिया गया कि x का जो ग्राफ है x इक्वल टू a_t स्क्वायर प्लस b, ऐसे बता दिया गया, मान लीजिए ये ग्राफ है। अब यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे, मैथमेटिक्स आप लोग पढ़े होंगे कैलकुलस में, या कुछ फार्मूले हैं वो हम बता देंगे, वो आप आराम से इसको निकाल पाओगे यहाँ पर। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और टाइम की वैल्यू रख देंगे, तो हमको किसी भी टाइम इंस्टेंट में ये हमको वेलोसिटी मिल। जैसे मान लीजिए इसी को अगर हम इफ x इक्वल टू a_t स्क्वायर प्लस b, ये दिया हुआ मान लीजिए इसी के ग्राफ का, तो क्या करेंगे d अपान dt ऑफ x की जगह a_t स्क्वायर प्लस b कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फार्मूला होता है, तो t स्क्वायर का हो जाएगा, जैसे कि t टू द पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या होगा n d अपान dt, है ना। इसका फार्मूला होता है n t टू द पावर n माइनस 1। आप लोग मैथमेटिक्स वाले पढ़े होंगे, बाकी जो बायो वाले होंगे उनके लिए बता रहे हैं। तो इसको फॉलो करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये 280 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब यहाँ पर t का वैल्यू रखते जाएंगे हम, 5 सेकेंड 2 सेकेंड 3 जितना भी करोगे वैल्यू, उस टाइम इंस्टेंट होकर वेलोसिटी मिल जाएगी। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक इसी तरह से अगर हमारा यही ग्राफ मान लीजिए आ गया आपका वेलोसिटी का, यही ग्राफ मान लीजिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम का हो गया, तो यहाँ पर हमको स्लोप क्या बताएगा, वो स्लोप बताएगा a, एक्सेलरेशन बताएगा dv अपान dt बताएगा। इसका क्या मतलब है, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा v अपान डेल्टा t को बोलते हैं dv अपान dt। यहाँ पर हम v को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा। मैथमेटिक्स के इक्वेशंस को देखते हैं, डिराइव करते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी टाइम t इक्वल टू 0 पर उसकी वेलोसिटी u है, u वेलोसिटी से स्टार्ट किया और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करते करते टाइम t तक वो पहुंच गया v वेलोसिटी तक, यानी कि इसमें एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो जब एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन को आपने देखा होगा कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी u से v हो गई, u से कहाँ पहुँच गई, v पहुँच गई, तो चेंज कितना हुआ, v माइनस u चेंज हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज पता है क्या, रेट क्या करेंगे हम, जो टाइम में जो चेंज हुआ, यानी कि t माइनस 0, यही तो हुआ, यानी कि होगा v माइनस u अपान t। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिल जाएगा आपको v माइनस u इक्वल टू a इंटू टी। तो यहाँ से आपका पहला इक्वेशन बन गया काइनेमेटिक्स का, है का पहला बन गया v इक्वल टू u प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। अब सेकंड इक्वेशन को डिराइव करते हैं,
तो आपने अभी पढ़ा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट अगर हमको फाइंड करना है तो वी हैव टू टेक द एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी बिटवीन टाइम एक्सिस एंड द ग्राफ। तो यहाँ पर जो एरिया बन रहा है वो हमारा ये एरिया है। पूरा एरिया का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट टाइम 0 से लेकर के t तक कितना डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, तो हम वही अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो इसमें देखिए दो पार्ट है, एक ट्रायंगल है और दूसरा ये रेक्टेंगल है मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले ट्रायंगल के एरिया अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ s हुआ, तो दो एरिया है, तो एरिया आप अब इसका नेमिंग कर देते हैं। अगर मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये B है और ये C, इसके बाद D और ये हमारा ओरिजिन है ही है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस AC इंटू इसका जो हाइट है BC, ये हो जाएगा। ये तो हुआ एरिया ट्रायंगल का। दूसरा रेक्टेंगल का OD इंटू OA होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हाफ AC क्या हो जाएगा आपका, AC हो जाएगा T, BC क्या हो जाएगा, अब BC आपका देखा B में क्या है V है, B के पोजीशन क्या है V है और C का क्या है U है, तो ये हो जाएगा हमारा V माइनस U हो जाएगा। ओके, इसी तरह से यहाँ पर आ जाइए OD क्या हो जाएगा T हो जाएगा, T माइनस 0 मतलब T, और OA वही होगा जो हाँ OA क्या हो जाएगा U हो जाएगा, OA हमारा U हो जाएगा। हो गया। अब देखिए अब V माइनस U हमने देख लिया है क्या है 80 है, V माइनस U इक्वल टू क्या है 80 है, वही यहाँ पे यूज कर लीजिए। ये हो जाएगा हाफ T इंटू 80 है प्लस UT। अब इसको और अच्छे से क्लियर कर लीजिए, तो एस इक्वल हो जाएगा UT को पहले लिख देते हैं, UT को UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हो गया, यहाँ पर हाफ AT होगा ना, सॉरी V माइनस यू इक्वल टू क्या होता है V माइनस यू का AT, तो AT इंटू T हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ओके, यस इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ये सेकंड इक्वेशन हो गया यहाँ पर। पहला इक्वेशन V इक्वल टू U प्लस AT, सेकेंड हो गया UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है यहाँ पर। अब इसके बाद आते हैं थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। अब देखो थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इस वाले टर्म को यहाँ से पिक करेंगे हम, तो S इक्वल टू हो जाएगा थर्ड इक्वेशन के लिए यहाँ पर। ठीक है, फॉर थर्ड इक्वेशन तो S इक्वल टू, अब इसको फिर से रीअरेंज करना है हमको, हाफ T इंटू V माइनस U प्लस UT है ना, UT कर दे रहे हैं यहाँ पर, T भी रहेगा ना यहाँ पर। हाँ, अब इसको T कॉमन ले लीजिए, आप T को कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा हाफ V माइनस U प्लस U होगा। ठीक है, आगे बढ़िए T। अब इसको पूरे में कर दीजिए, एलसीएम लीजिए 2 का, तो ये हो जाएगा V माइनस U प्लस 2U होगा कि नहीं होगा, होगा। अब ये आ जाएगा हमारा S इक्वल टू 2U माइनस U मतलब U, यानी कि होगा V प्लस U अपॉन 2 इंटू T है कि नहीं है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो U से V में जा रहा है, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी V प्लस U बाई 2 हो गया। ये क्या हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गई इंटू T, तो वो भी सही बात है, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम T, ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर T को रिप्लेस करेंगे हम V माइनस U बाई A, V प्लस U बाई 2 इंटू V माइनस U बाई A, देख रहे हैं T को, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा अब ये 1/2A आ गया, V प्लस U इंटू V माइनस U, तो आ जाएगा V स्क्वायर माइनस
यू स्क्वायर आ गया, ठीक है। क्या एस के बराबर है, तो 2a को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यू स्क्वायर को इधर रिप्लेस कर देंगे तो हमारा थर्ड इक्वेशन डिराइव हो गया, यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा थर्ड इक्वेशन डिराइव हो गया। फर्स्ट सेकेंड थर्ड काइनेमेटिक्स के तीनों इक्वेशन डिराइव हो गए हैं, ठीक है। अब इसको कैलकुलस की मेथड से भी डेरिवेशन कर सकते हैं, डिफरेंट ग्राफ की मेथड से भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड से भी डिराइव किया हमने, आप लोग चाहो तो उसमें देख सकते हो, क्लास 9 की प्लेलिस्ट में है वो, अभी की जो अभी नई बुक आई उसमें है, उसमें ग्राफिकल मेथड से भी किया है और भी कई तरीके हैं डिराइव करने के, तो आप लोग इसको अडॉप्ट कर सकते हो यहाँ पर। अब जो है कैलकुलस वाला मेथड उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और साथ में कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।